welcome all. So we have completed two poems, two plus two, four poems, and about two writers we have learned so far. So today we are going to learn about रॉबर्ट ब्राउनिंग्स टू पोएम. सी ये जितने भी पोएम्स है टू पोएम्स है, मतलब एक एक राइटर के टू पोएम्स है. और नेक्स्ट क्लास में जो हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं टीएस इलियट की जो है, वो एक ही पोएम है द वेस्टलैंड. उसमें 5 डिफरेंट स्टोरीज है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 5 डिफरेंट पोएम्स है. सो टू पोएम्स होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा. दैट्स वाई ये सोची कि रमजान भी आ रहा, ऑल्टरनेट डे कर देंगे. लेकिन जैसे ही अगर मेरे नोट्स अगर प्रिपेयर हो रहे तो फिर हम क्लास ले लेंगे, बिकॉज सिलेबस टाइम पर होना इज इम्पोर्टेंट. अगर फिर जैसे कि कल की क्लास है जिसमें 5 पोएम्स है, तो आई नीड टाइम टू प्रिपेयर. तो फिर ऐसा कुछ है जो थोड़ा सा ज्यादा है सिलेबस, तो तब हम ऑल्टरनेट डे करेंगे. अदरवाइज विल टेक as much as classes as possible, because जल्दी सिलेबस हुआ तो फिर हमको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता. Isn't it? Okay. So today we are going to talk about Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग के ये दोनों जो आज हम पढ़ने जा रहे पोएम्स, ये दोनों बहुत ही फेमस पोएम्स है. रॉबर्ट ब्राउनिंग was born in the year 1812 on 7th May, and he died on 12th December 1889. आप लोग को राइटर्स के बर्थ ईयर या फिर डेथ ईयर भी पूछ सकता है इन 2 मार्क्स क्वेश्चन. So Robert Browning was born on May 7th, 1812 in United Nations, and he died in UK, in London. He was born in London and died in Italy. Browning had a sister named Browning की एक सिबलिंग है जिसका नाम सेरेना ब्राउनिंग है. She is also a writer. His mother, Sarah Annie, was an accomplished paintist uh, and a devoted Christian and a pianist. So, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की मदर है, शी इज अ पेंटर, अ पियानिस्ट. पियानिस्ट इज समवन जो पियानो इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें अच्छे रहते हैं. एंड हिज फादर इज अ बैंक क्लर्क. His father is Mr. Browning, जो एक बैंक क्लर्क थे. एंड ही वाज आल्सो एन आर्टिस्ट, एंटिक्वेरियन, कलेक्टर ऑफ बुक्स एंड पिक्चर्स. तो उनके फादर को बुक्स एंड पिक्चर्स का कलेक्शन का मतलब उनका व्हाट वी कैन से हॉबी थी. और एंटिक आइटम्स जो रहते हैं वो उसका कलेक्शन उनके फादर करते थे. तो ब्राउनिंग की फैमिली रॉबर्ट ब्राउनिंग को बहुत सपोर्ट करी फाइनेंशियली. इनकी शादी होने से पहले उनके फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स एंड अपने सिस्टर के साथ ही रहते थे. वो लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे. इवन उन लोग उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे. खुद उन लोग उनको पैसे देकर उनके बुक्स पब्लिश करवाते थे. और उनको राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इनके पेरेंट्स इंकरेज करे. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग मैरिड एलिजाबेथ बैरेट. एलिजाबेथ बैरेट एक राइटर है जिससे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शादी की थी इन द ईयर 1846. 1846.
टू 1861 इनकी ये मैरिड लाइफ थी। उसके बाद एलिजाबेथ बैरेट की डेथ हो गई। एलिजाबेथ बैरेट रॉबर्ट ब्राउनिंग से एज में 6 years एल्डर थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग के पेरेंट्स उनकी शादी के अगेंस्ट थे। एंड शादी के बाद ही स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो गया पेरेंट्स की तरफ से। और रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज अ पर्सन who was having the knowledge of 5 languages, Latin, Greek and French में perfect थे at the age of 14। 5 languages आते थे इनको टोटल। ही इज अ मेजर इंग्लिश पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बहुत ही मेजर पोएट है ये। रॉबर्ट ब्राउनिंग की फर्स्ट पोएम पॉलाइन प्रिंट हुई थी इन द ईयर 1833 व्हेन ही वाज ओनली 20 years of age। रॉबर्ट ब्राउनिंग की फर्स्ट पोएम थी पॉलाइन, जो कि 1833 में पब्लिश हुई थी व्हेन ही वाज जस्ट 20 years old। ही वॉज अ मास्टर इन राइटिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर थे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लुएंटली ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी राइटिंग रहती, मोनो इज सिंगल, ओके, जिसमें एक ही पर्सन स्पीकर रहता एंड दूसरे एक या फिर मल्टीपल लिसनर्स हो सकते। तो एक ही पर्सन के डायलॉग्स रहते, सामने वाला सिर्फ खामोशी से सुनता और उसके आंसर्स भी मे बी द ओनली स्पीकर, सब रिप्लाई खुद ही देते रहते, इसीलिए इसका नाम ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जहां पर एक ही स्पीकर रहता। लेट्स हैव अ लुक एट फेमस एंड नोटेबल वर्क्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। द वाइट पेपर ऑफ हैमलिन। ये स्टोरी आप सब लोग सुने होंगे। सारे सिटी के बेबी बच्चों को जो है एक पर्सन अपने म्यूजिक से सिटी के बाहर ले लेके आता, मतलब म्यूजिक से उतना इंस्पायर हो जाते वो बच्चे। सेम इसकी और एक स्टोरी है, जिसमें क्या होता, एक सिटी में बहुत ज्यादा रैट्स आ जाते। वो रैट्स जाते नहीं, मे बी ऐसी है, वो रैट्स वहां से जाते नहीं, तो फिर लोग एक पाइपर को बुलाते हैं, उन्होंने अपने म्यूजिक से वो सारे रैट्स को सिटी से बाहर ले लेकर जाता है। आई होप आप लोग ये स्टोरी सुने थे होंगे। नेक्स्ट इनकी एक बुक है मेन एंड वुमेन। इसमें कलेक्शंस ऑफ पोएम्स है, मतलब बहुत ज्यादा पोएम्स रहते हैं, मल्टीपल। जैसा कि एक लिरिकल बैलेट के बारे में हम पढ़े थे, वो सिर्फ एक नाम है, लेकिन अंडर दैट कई सारे पोएम्स हैं। वैसे ही मेन एंड वुमेन एक कलेक्शन है, इसमें बहुत सारे पोएम्स रहते हैं। नेक्स्ट इज द रिंग एंड द बुक। ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोएम है। द लास्ट डचेस, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। एंड द लेबोरेटरी। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत सारे वर्क्स है which is not possible for me to list out here. Let's have a look at our poem. So आज हमारे 2 poems है। फर्स्ट तो यही है, द लास्ट डचेस, एंड द नेक्स्ट इज एंड्रे डे साटो। सो वन बाय वन हम देखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। माय लास्ट डचेस, जैसा कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं रहते, थोड़े से ही कैरेक्टर्स रहते।
ओके, सो जैसा कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं रहते, सिर्फ 2-3 ही कैरेक्टर्स रहते हैं। तो यहाँ पर फेरारा इज अ प्लेस, एक जगह का नाम है फेरारा। एंड ड्यूक ऑफ फेरारा, ड्यूक मतलब किंग, किंग ऑफ फेरारा, यहाँ का मेन कैरेक्टर जो है ड्यूक ऑफ फेरारा है। ही इज द पर्सन हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, इनुई बोल रहे पोएम में, एंड द लिसनर इज अ मैसेंजर। ड्यूक ऑफ फेरारा जो है, किंग ऑफ फेरारा, उनकी शादी की बात चल रही, तो दूसरे जो किंग है वहां से एक मैसेंजर आया मैसेज लेके, मतलब उनका मैच फिक्स करने के लिए। अब उससे वो किंग बात कर रहे हैं। डचेस, माई लास्ट डचेस, डचेस मतलब क्वीन को कहा जाता। तो यहाँ पर ये लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वीन के बारे में बात। ओके, तो पोएम की स्टार्टिंग लाइन, मतलब स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पोएम इज दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। इसका मतलब ये है कि किंग जिसकी अभी शादी होने वाली है, उनकी प्रीवियस वाइफ डचेस मतलब प्रीवियस वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी एक वॉल पे पेंटिंग है, और वो पेंटिंग इस तरीके की है कि शी सीम्स टू बी अलाइव, ऐसा किंग बोल रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। अभी ये पूरी पोएम में ओनली द किंग इज द स्पीकर एंड ये जो मैसेंजर है ही इज द लिसनर। सो दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है पोएम, जो कि 16th सेंचुरी में होता था। उस टाइम पे जो है, इवन दो क्वीन विक्टोरिया का टाइम था, वो विक्टोरियन एज था, लेकिन वुमेन्स को उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। वी हैव लर्न दिस बिफोर ऑल्सो, इवन दे वर नॉट एबल टू राइट ऑन देयर ओन नेम्स, तो किसी और के नेम से दे यूज टू राइट एट दैट टाइम। वुमेन्स को उतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती थी, उस टाइम की बात है ये। सो दैट किंग इज रिफरिंग, उनकी प्रीवियस वाइफ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं उन्होंने। तो द ड्यूक इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, मतलब किंग इज द स्पीकर ऑफ द पोएम एंड ही टेल्स टू द मैसेंजर, उन्होंने मैसेंजर को बोल रहे हु केम टू नेगोशिएट द ड्यूक्स वेडिंग। किंग की जो ऑलरेडी वाइफ है शी डाइड, सो अभी वो किंग इज अ विडोड। अभी इनकी जिससे शादी की बात चल रही, दैट इज ऑल्सो अनदर पावरफुल फैमिली। किंग्स नहीं हो लोग, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है। सो poem start, the first line of the poem is that's my last duchess painted on the wall looking as if she were alive। तो जो किंग की लास्ट वाइफ थी, she was very young and a lovely girl। जब मैसेंजर आए किंग से बात करने, सो किंग टेक द मैसेंजर टू अ टूर ऑफ हिज पैलेस, अपने पैलेस का टूर कराते हुए मैसेंजर से किंग बात कर रहे हैं। एंड ही कम्स अक्रॉस अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज लास्ट डचेस, एंड बात करते करते एक पेंटिंग के करीब आ गए, हु वाज हिज लास्ट डचेस, जो किंग की पहली वाइफ थी। So he believes that the painter has captured the spectacle of the Duchess' claims, but also said that her nature was jovial. So king referring to her previous wife, messenger को बोल रहे कि उसकी वाइफ जो है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी she is alive। ऑल्सो द किंग बिलीव्स के पेंटर जो है बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर लिए डचेस को। एंड ऑल्सो ही इज मेंशनिंग हियर कि जो पेंटर थे, ही इज अ वेरी पियर्स पर्सन, मतलब इतने अच्छे पर्सन थे कि उन्होंने उनके वाइफ को, मतलब रिलीजियस पर्सन थे, इसीलिए उन्होंने वही पेंटर से अपनी वाइफ की पेंटिंग बनाए, सो दैट उनकी वाइफ से फ्लर्ट नहीं करना वो पेंटर। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग अ पेंटिंग ऑफ समवन, तो 1 hour 2 hour में भी जितना भी टाइम लगता हो पेंटिंग के लिए, यू हैव टू सिट बिहाइंड दैट पर्सन। तो उन्होंने एक बहुत ही रिलीजियस एंड प्योर पर्सन से अपनी वाइफ की पेंटिंग बनाई, लेकिन स्टिल माई वाइफ इज स्माइलिंग सो मच, तो उनकी वाइफ पे डाउट कर रहे हैं। फिर भी मेरी वाइफ इज स्माइलिंग सो मच, मेरी वाइफ ऐसी ही थी। ही इज रिफरिंग इन द सेकेंड लाइन, हर नेचर डजंट वेंट डाउन वेल विथ हिम। सो ही सेइंग, उनके वाइफ को ब्लेम आउट कर रहे कि मेरी वाइफ ऐसी ही थी, किसी को भी देख के जो है जोवियल नेचर था उसका, खुश रहती थी, किसी को भी देख के स्माइल करती थी।
सो यहाँ पर किंग ये भी बात बोल रहे कि किंग वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज वाइफ, उनकी वाइफ के साथ खुश नहीं थे, बिकॉज उनकी वाइफ किसी को भी देख के स्माइल करती थी, जो चीज किंग को पसंद नहीं आती थी. The Duke believed that she was flirting with almost everyone. It became clear that he is very controlling as a husband. So, King is saying that किसी के ऊपर स्माइल करना इज लाइक उनके साथ फ्लर्ट करने जैसा है. एंड ये भी क्लियर हो जा रहा है ये ड्यूक की बातों से कि उन्हें बहुत ही कंट्रोलिंग टाइप ऑफ हस्बैंड है, अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के रखना चाह रहे थे. So, as he recalls about her nature, his tune grows harsher. Humans and nature both impressed the Duchess easily, which was not acceptable to him. He feels she does not respect his lineage. So the king is saying that उनके वाइफ का जो नेचर के बारे में जब बात करने पे आ गए तो किंग की वाइफ थोड़ी सी हार्श हो गई, थोड़ा सा रूडनेस आ गया उनकी वॉइस में. और किंग इज सेइंग कि चाहे वो इंसान हो या कोई नेचुरल चीज हो, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान भी उसको मेरी वाइफ को कुछ कर देता तो भी उन्हें उसको थैंकफुल रहती थी, थैंक यू बोलती थी. मैं भी कुछ करता तो मेरे को भी उन्हें थैंक यू बोलती थी. मतलब हम दोनों में कुछ डिफरेंस उसको दिखाई नहीं देता था. मैं उसका हस्बैंड हूँ तब भी मैं उसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं रहता था. और एज अ किंग भी मेरे को कुछ भी स्पेशलिटी फील नहीं होती थी, मेरे को कॉमन मैन जैसी फीलिंग आती थी उसके साथ. ऑल्सो ये किंग को बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल फील हो रहा था और किंग को ये डिसरेस्पेक्ट दिख रही थी किंग की. So thus he decides to lessen her on losing everything so easily. So किंग अपनी वाइफ को एक अच्छा सा लेसन सिखाना चाह रहे थे, बिकॉज हर चीज उसकी वाइफ को अच्छी लगती थी. किंग एक बार क्या कर रहे हैं, उनकी वाइफ को एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एक सेट गिफ्ट करे. सो उनकी वाइफ स्माइल करे अच्छे से एंड से थैंक यू टू द किंग. थोड़ी देर बाद डचेस की जो है एक मेड रहती, वो मेड आके डचेस को एक फ्लावर गिफ्ट करती. तो वो जो डचेस जो रहती उसकी क्वीन, उन्हें उसकी मेड को थैंक यू बोलकर सेम स्माइल देती. तो किंग और स्माइल्स को कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे कि इतनी एक्सपेंसिव चीज और वो फ्लावर दोनों में कुछ डिफरेंस मेरी वाइफ को नहीं दिखा. उन्होंने फिर भी वैसे स्माइल करी, एक मेड के लिए उन्होंने स्माइल करी और मेरे लिए भी सेम स्माइल करी, तो कुछ डिफरेंस ही नहीं था. इसी वजह से उन्होंने उनकी वाइफ को एक अच्छा सा लेसन सिखाना चाह रहे थे. तो probably he commanded to kill her. After that, he casually gets back to the business at hand. So, किंग क्या करे, ऑर्डर दे दिया उनके वाइफ को मर्डर करने का, किल करने का. उसके बाद ही कैजुअली केम बैक टू वर्क, नॉर्मल जैसा किंग का वर्क रहता, अपना बिजनेस जो भी रहता वो उसके लिए किंग वापस चले गए एज इफ कुछ हुआ ही नहीं. He also asked for a high dowry, although he mentions that his daughter will be enough. अभी ये जो दूसरी पावरफुल फैमिली है उससे भी जो है किंग एक अच्छी हैवी डॉरी ले रहे हैं, और साथ में ये भी मेंशन कर रहे हैं कि नहीं, योर डॉटर इज ओनली इनफ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन डॉरी भी ले रहे हैं. सो ऑन द वे आउट ही शोज द अनदर आर्ट पीस फ्रॉम हिज कलेक्शन. और आगे चलते चलते जो है किंग और एक आर्ट पीस बताए, वो भी उनकी एक डचेस का था और एक वाइफ का था. एंड पोर्ट्रेट वॉज मेरली एन ऑब्जेक्ट. किंग ऐसे पास हो जा रहे थे वो पोर्ट्रेट्स को देख के, वो पेंटिंग्स को देख के, जैसे कि वो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक पेंटिंग है. किंग का कोई इमोशनल अटैचमेंट अपने वाइफ से नहीं था. इट इज चिलिंग टू सी हिम मूव ऑन फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ विदाउट एनी इमोशन. सो किंग ऐसे पास हो जा रहे थे, कुछ इमोशनल अटैचमेंट, यूजुअली इट हैपेंस इफ द किंग वाज वीडोड, उनकी फर्स्ट वाइफ या सेकंड वाइफ जो भी है उनके पास से जब किंग इज मूविंग ऑन, तो अगर ही इज अ गुड किंग सो ही माइट फील बैड, या फिर ही माइट फील इमोशनल, ही माइट फील समथिंग सैडेंड. बट ये किंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था. उनके लिए सिर्फ एक उनके वाइफ एक ऑब्जेक्ट रहते थे, एक ऑब्जेक्ट की तरह उनके वाइफ को ट्रीट करते थे, एक रॉयल्टी बना के अपने पैलेस में रखना चाह रहे थे, जस्ट टू शो ऑफ टू अदर्स. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम इज पॉलिटिकल एंड सोशल पावर इन द हैंड ऑफ ड्यूक. पॉलिटिकल एंड सोशल पावर ड्यूक का बताना चाह रहे थे पोएम के थ्रू.
It shows harsh reality of a controlling marriage. और ये पोएम के थ्रू एक हार्श रियलिटी भी मालूम हो रही है हमको, बिकॉज ऑल मैरिजेस डजंट वर्क आउट सो स्मूथली. थोड़े हस्बैंड्स वाइफ को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं. सो दैट वाज द एंड ऑफ द पोएम. दिस इज समरी ऑफ दिस पोएम. एंड ये पोएम मैं आप लोग को ग्रुप में आज सुबह भेजी थी. डू रीड इट वंस. ओके. नेक्स्ट जो पोएम है दैट इज Andrea del Sato. Again, this is a dramatic monologue. Singer speaker. The Faultless Painter. ये पोएम का और एक नाम है द फॉल्टलेस पेंटर. एंड्रे डेल साटो एक पेंटर थे एंड ही इज कंसिडर एज अ फॉल्टलेस पेंटर. मतलब इनकी पेंटिंग्स में कोई भी फॉल्ट नहीं होता था, इसीलिए इनको फॉल्टलेस पोएट पेंटर भी कहा जाता था. सो ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है. दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 722 लाइन्स. कुछ ज्यादा लाइन्स है. एंड ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया. मतलब कोई भी एक स्टिग्मा फॉलो नहीं हुआ, कोई भी मीटर्स फॉलो नहीं हुए. नेचुरल फ्लो में ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी ये पोएम. सो लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टर्स. फर्स्ट तो है एंड्रिया डेल साटो, जो कि पेंटर है, आप लोग को पता चल गया ऑलरेडी. नेक्स्ट है लुक्रीजिया, जो ये पेंटर की वाइफ है. थर्ड है एक कजिन who is a lover of his wife. दूसरा, they are talking about parents of Andrea del Sato and King of France. इतने ही कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है पोएम में. So this is a this poem consists of 272 lines which were written in a blank verse. Andrea del Sato जो है अपने पेंटर है एंड ही इज पेंटिंग हिज वाइफ. तो यहाँ पर इनकी वाइफ की पेंटिंग बना रहे हैं. इनकी वाइफ जो कि लुक्रेजिया है. लुक्रेजिया ऑलरेडी फर्स्ट टाइम शादी कर लिए थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई. अभी शी मैरिड टू एंड्रे डेल साटो. एंड्रे डेल साटो की फर्स्ट वाइफ, मतलब फर्स्ट मैरिज है ये. एंड लुक्रेजिया की सेकेंड मैरिज है. जब से इन लोग की शादी हुई, इन लोग के बीच में बहुत सारे क्वेरल्स हो रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और कभी भी लोग एज ए हैप्पीली मैरिड कपल नहीं रह सके. एंड रियो डेल साटो फ्लोरेंस में रहते हैं इनकी वाइफ के साथ, जो है लुक्रेजिया. क्यों इन लोग की हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है? बिकॉज इनकी जो वाइफ है लुक्रेजिया, उन्हों जो है लुक्रेजिया अपना कजिन से प्यार करते, जिसका नाम मेंशन नहीं है. एज ए लवर उनको मेंशन किया गया है. So Lucrezia was so much in love with his cousin, who is her lover. And Andrea del Sato को ये बात ऑलरेडी मालूम है. एंड इन द एंड उनके वाइफ को he is setting free her wife to go with his lover. So Andrea del Sato बहुत ही ज्यादा टायर्ड है while painting her wife. एंड इनकी डेथ हो गई थी at the age of 43 ड्यू टू अ डिजीज जो उस टाइम बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुआ था. तो इनकी वाइफ जो है इनकी डेथ के बाद इनके कजिन से शादी कर लिए थे. लेट्स हैव अ लुक एट द समरी ऑफ दिस. सो इन द स्टार्टिंग, बिफोर समरी विल सी द थीम. ये पोएम का थीम है लव.
inspiration, conflicts, and art. So the theme of the poems are love, inspiration, conflicts, and art. So the poem starts when Lucrezia came to borrow money from Andrew. लुक्रेजिया जो है एंड्रयू के पास आती है टू बोरो सम मनी एंड ये मनी उनको चाहिए उनके जो लवर है उनके पास कुछ डेप्थ्स है टू क्लियर द डेप्थ्स ऑफ हर लवर सो अपने लवर के लिए पैसे मांगने के लिए शी केम टू हर ओन हस्बैंड जो कि एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनके हस्बैंड रूम में और वही रूम का एक बड़ा सा विंडो है जिसके बाहर लुक्रेजिया का लवर है एंड ही इज कंटिन्यूअसली विजलिंग सीटी मार के अपने मतलब गर्लफ्रेंड लुक्रेजिया को बुलाने की कोशिश कर रहे बाहर से बट लुक्रेजिया इज स्टैंडिंग पैसों के लिए अपने हस्बैंड के पास जो कि उसको देना है उसके लवर को सो ऑल दिस सिचुएशन इज नोन बाय द हस्बैंड मतलब ऑलरेडी एंड्रे डेल सैटो को एवरीथिंग की नॉलेज है मतलब उनके वाइफ को पैसे क्यों चाहिए बाहर क्या चल रहा ही नोस एवरीथिंग सो उनकी वाइफ को बोल रहे कि कम सिट विथ मी हियर टुनाइट कीप पेशेंस आई विल मेक अ पिक्चर ऑफ यू आई विल अलाउ यू ओनली व्हेन माय लवर एग्रीज सो ये दो डायलॉग्स है एंड्रियो डेल सैटो का तो एंड्रो डेल सैटो बोल रहे कि उनके वाइफ को बोले कि आओ पेशेंस से मेरे पास बैठ जाओ और आज मैं तुम्हारी एक पेंटिंग बनाता हूँ देन एंड्रे डेल सैटो ये बोल रहे कि उनके वाइफ उनको ये रिप्लाई दिए थे कि मेरी पेंटिंग तभी बना सकते जब मेरे लवर की परमिशन रहती सो हस्बैंड एग्रीज कि ठीक है तुम अपने लवर से परमिशन ले लो उसके बाद आई विल मेक अ पिक्चर ऑफ यू सो इन द एंड लवर गेव द परमिशन तो अभी एंड्रयू जो है अपने वाइफ की पेंटिंग बना रहे एंड एंड्रयू को अंदर से बहुत सैड फीलिंग आ रही उनको ये फीलिंग आ रही कि इतने साल अब मैं लड़ाई कर लिया मेरी वाइफ से अभी जो है मेरे को अच्छा सा मूवमेंट क्रिएट करना है खुश रहना है वाइफ के साथ इवन तो इफ इट इज जस्ट फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए क्यों ना हो मेरे को अच्छे से मेरे वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है So he is addressing his wife and saying, look at me like this. Your eyes are perfect. Your ears are perfect. And the pearl which you are wearing in it is looking like a hurdle. Your face looks like a moon. After listening this, Lucrezia smiled. So यहाँ पर एंड्रे डेल सैटो क्या कर रहे हैं अपने वाइफ को प्रेस कर रहे हैं उनकी ब्यूटी को प्रेस कर रहे हैं उनकी आईज उनके ईयर्स ये सब चीजों को प्रेस कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं अपने वाइफ को मून मून से तो ये सब सुन के ये सब मेलोडियस वर्ड्स सुन के उनकी वाइफ जो है स्माइल कर रहे हैं और यहाँ पर दो और फेमस पेंटर्स जो थे उस टाइम के रफेल एंड एंजलो इन लोग को राइटर इज रेफरिंग एंड सेइंग के ये दोनों जो फेमस पेंटर्स थे मैं भी इन लोग की तरह इतना फेमस पेंटर बन जाता अगर यू वुड हैव लव मी लाइक आई लव यू तो जिस तरीके से मैं मेरी वाइफ से मतलब तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम भी मेरे को ऐसे प्यार और सपोर्ट देते तो मैं भी शायद बहुत ज्यादा फेमस बन जाता था लेकिन ऐसा नहीं है तो जाने दो थोड़ा तो टाइम एटलीस्ट मेरे साथ स्पेंड कर लो जिससे मेरे को बेटर फील हो सके एंड ही सेइंग कि मेरे को लाइफ में तो लव एज ए रिवार्ड नहीं मिला लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे को रिवार्ड मिलेगा तो वाइफ जो है उनकी पेंटिंग देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती एंड स्टिल वाइफ को थोड़ा हरी रहता शी हैव टू लीव वो पैसे देने के लिए लेकिन एंड्रयू चाहते कि थोड़ी देर और उनकी वाइफ रुक जाना थोड़ा और टाइम स्पेंड कर देना उनके साथ लेकिन वाइफ को बहुत डिस्परेट फील होते रहता इरिटेट होते जाते रहती है एंड्रयू के बिहेवियर से एंड शी वांटेड टू लीव एज सून एज पॉसिबल सो एंड्रयू इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी एंड्रयू को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा और उनको ये फील हो रहा कि उनके साथ जो इनकी वाइफ जो कर रही जैसे चीट कर रहे हैं एंड्रयू को उनकी वाइफ दिस इज बिकॉज एंड्रयू पास्ट में थोड़े मिस्टेक्स कर दिए जिसकी वजह से दिस इज हिज पनिशमेंट इन हिज लाइफ और उसी की पनिशमेंट उनको उनकी ये लाइफ में मिल रही
What did he did done what did he does wrong is एंड्रयू के जो पेरेंट्स थे उन लोग को एंड्रयू उन लोग के अगेंस्ट चले गए और शादी कर लिए और अपने पेरेंट्स को दोबारा पूछ के भी नहीं देखे और उनके पेरेंट्स ड्यू टू हंगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई भूख से बिकॉज उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो एंड्रयू को वो चीज का रिग्रेट है, उनके पेरेंट्स की डेथ का रिग्रेट है। ऑल्सो एक और चीज थी एंड्रयू अपने लाइफ में जो गलत करती है जिसका उनको रिग्रेट है। फ्रांस के एक किंग थे, तो फ्रांस के किंग क्या करे एंड्रयू को कुछ पैसे दिए और बोले कि एंड्रयू इटाली शिफ्ट हो जा रहे थे तो फ्रांस के किंग एंड्रयू को पैसे दिए और बोले कि तुम अपने सारे पेंटिंग्स मेरे को सेल करना। लेकिन एंड्रयू ऐसा नहीं करे बिकॉज उनके वाइफ के इतने ज्यादा एक्सपेंसेस थे और उनके वाइफ से इतना प्यार करते थे कि अपनी वाइफ की हर बात सुनते चले गए और इन द एंड ही रिग्रेट लूजिंग एवरीथिंग। ऑल्सो अब उन्होंने बोल रहे कि उन्होंने वो किंग को फेस नहीं कर सकते, अगर उन्होंने बाहर गए तो द किंग वुड हैव किल्ड हिम, तो उन्होंने छुपके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। इतना सब करे बाद अपना करियर छोड़ दिए बाद अपनी फैमिली को छोड़ दिए बाद व्हाट ही इज गेटिंग इज नथिंग। उन जिसके लिए इतने सब सैक्रिफाइसेस करें वो वही वाइफ उनकी उनको चीट कर रही, उनको छोड़ के जाना चाह रही। इसीलिए एंड्रयू को बहुत ही गिल्टी सैड फील हो रहा, साथ ही इस फीलिंग के उन लाइफ में जो गलतियां करे उसकी वजह से ये उनके साथ हो रहा। सो एट द एंड ऑफ द पोएम उनकी वाइफ चले जाती है उनको छोड़ के उनके लवर के साथ। सो सैड एंडिंग राइट। इसकी पोएम मैं आप लोग को क्लास तो ऑब्वियसली डन नाउ भेज देती हूँ, प्लीज डू रीड इट। 272 लाइन्स है। सो आई गेस इमेज में तो नहीं आता लेकिन टेक्स्ट में भेज रही हूँ मैं, प्लीज डू रीड इट। ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो जो रोज भेज रही हूँ वो आप लोग पढ़ रहे हैं पोएम्स, मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टाइम निकालो प्लीज पढ़ लो। आई मीन एक टाइम पे नहीं हो रहा तो एटलीस्ट बिफोर बेड थोड़ा सा टाइम रहता, मैसेजेस जब आप लोग चेकआउट करते होंगे सोने से पहले तो एक बार पढ़ लो। मतलब ऑब्वियसली अपन एक्सप्लेनेशंस देख ले रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाता तभी का तभी। वो पढ़ लो एक बार प्लीज अगर नहीं पढ़े तो। या सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्लास आई गेस कल तो नहीं हो पाएगा बिकॉज आई हैव टू कवर अप 5 समरीज द वेस्ट प्लान। So inshallah day after tomorrow we'll conduct our first class um in Ramzan. I hope you all have a good day. Thank you.